हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भिवानी जिला। बात करते हैं इसकी स्थापना के बारे में। इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई थी। हिसार से अलग करके इसको बनाया गया था। तो इसकी स्थापना कब हुई? 22 दिसंबर 1972 को। स्थापना कब हुई? 22 दिसंबर 1972 को इसको हिसार से अलग करके बनाया गया था। हिसार से अलग करके इसको बनाया गया था। और उस समय इसका क्षेत्रफल 4778 वर्ग किलोमीटर हुआ करता था। उस समय इसका जो क्षेत्रफल था 4778 वर्ग किलोमीटर हुआ करता था। लेकिन 2016 में चरखी दादरी 22वें जिले के रूप में अपने अस्तित्व में आया था और उसी समय इसका क्षेत्रफल 4778 वर्ग किलोमीटर से घटकर 3408 वर्ग किलोमीटर हो गया था। तो 2016 में चरखी दादरी 22वां जिला बना। दो हजार 2016 में चरखी दादरी 22वां जिला बना और उस समय इसका जो क्षेत्रफल था वो घटकर कितना रह गया? 3408 वर्ग किलोमीटर। जब ये हिसार से अलग होकर बना था तो ये हरियाणा का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला था। लेकिन अब वर्तमान में जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से वो कौन सा है? सिरसा है। तो उस समय ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला हुआ करता था। लेकिन जैसे 2016 में चरखी दादरी 22वां जिला बनकर आया तो उस समय इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 3408 वर्ग किलोमीटर। और वर्तमान में सबसे बड़ा जिला की बात करें तो वो है सिरसा। सिरसा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। तो ये इसकी स्थापना और क्षेत्रफल के बारे में। अब हम बात करेंगे इसकी जो उपनाम है या इसका जो नाम है वो कैसे लिया गया था। तो इसके पीछे दो कहानियां हैं। जो पहली कहानी है वो है, कहते हैं कि मां अम्बा भवानी देवी के मंदिर के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? भिवानी पड़ा था। और दूसरी कहानी ये है कि कहते हैं कि एक राजपूत सरदार हुआ करते थे जिसका नाम नीम सिंह था और उसकी जो पत्नी है भानी देवी, उसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? भिवानी पड़ा है। तो इसकी बात करते हैं इसके नामकरण के बारे में। इसके पीछे दो कहानियां हैं। कहते हैं कि मां अम्बा भवानी देवी के कारण, मां अम्बा भवानी देवी के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? भिवानी पड़ा था। और दूसरी कहानी क्या है कि यहाँ पर एक राजपूत हुआ करते थे जिसका नाम नीम सिंह था और इसकी जो पत्नी हुआ करती थी जिसका नाम भानी देवी था। भानी देवी के नामकरण से इसका नाम क्या पड़ा है? भिवानी पड़ा है। तो ये थे इसके जो नामकरण है। लेकिन अब बात करें इसके जो उपनाम है उसके बारे में। भिवानी को उत्तर, लेकिन कहते हैं कि जो भिवानी है दक्षिण हरियाणा की छोटी काशी भी इसको कहा जाता है। लेकिन इससे ही मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है कि उत्तर हरियाणा की जो छोटी काशी है वो कौन सी है? कैथल है। कैथल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, नवग्रह कुंडों की अधिकता के कारण उत्तर हरियाणा की जो छोटी काशी है वो क्या है? कैथल है। लेकिन मंदिरों की अधिकता के कारण क्या कहा जाता है? दक्षिण हरियाणा की छोटी काशी। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि बताइए हरियाणा की काशी किसे कहा जाता है? तो हरियाणा की काशी यदि बात करें मंदिरों की अधिकता के कारण तो हम कहां पर चले जाएंगे? भिवानी में चले जाएंगे। लेकिन यदि पूछे नवग्रह कुंडों की अधिकता के कारण जो छोटी काशी है वो किसे कहा जाता है? कैथल को कहा जाता है। अब
इसका जो नामकरण है या उपनाम की बात करें तो इसके जो उपनाम है भिवानी के, इसको बॉक्सिंग का पावर हाउस भी कहा जाता है और इसको मिनी क्यूबा के नाम से भी इसको जाना जाता है। उनके बारे में बॉक्सिंग का पावर हाउस, मिनी क्यूबा, इत्यादि उपनामों से इसको भिवानी को जाना जाता है। लेकिन इसको मिनी क्यूबा क्यों कहा जाता है? क्योंकि 2008 के जो ओलंपिक हुए थे, ओलंपिक 2008 के जो ओलंपिक हुए थे, विजेंद्र सिंह के द्वारा भारत का पहला कांस्य पदक लाया गया था। भारत का पहला कांस्य पदक भारत का पहला कांस्य पदक विजेंद्र सिंह के द्वारा लाया गया था 2008 में, और तभी इसको क्या कहा जाता है? मिनी क्यूबा भी कहा जाता है भिवानी को। और भिवानी में जो बॉक्सिंग क्लब है, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जगदीश सिंह के द्वारा की गई थी। जगदीश सिंह के द्वारा बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की गई थी, लेकिन इसका जो वास्तविक नाम था वो था हवा सिंह। वास्तविक नाम क्या था इसका? हवा सिंह। जगदीश सिंह का वास्तविक नाम क्या था? हवा सिंह था, जिन्होंने बॉक्सिंग क्लब की क्या की थी? भिवानी में स्थापना की थी। तो तभी से इसको क्या कहा जाता है? बॉक्सिंग का पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि भिवानी ने ही क्या दिए हैं? अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं बॉक्सिंग के। और 2008 में ओलंपिक पदक, कांस्य पदक आने के कारण इसको क्या कहा जाता है? मिनी क्यूबा के नाम से भी इसको जाना जाता है। भिवानी को 3 सीएम की क्या कहा जाता है? जन्म स्थली कहा जाता है। वो 3 सीएम कौन कौन से हैं? बनारसी दास गुप्ता, चौधरी बंसीलाल और एक है हुकम सिंह। इन 3 सीएम की जन्मस्थली रहा है भिवानी। तो एक एक करके हम फिर बात करते हैं। तो 3 सीएम की क्या रहा है? जन्मस्थली भी रहा है भिवानी। 3 सीएम की जन्मस्थली वो कौन कौन से हैं? चौधरी बंसीलाल, बनारसी दास गुप्ता और हुकम सिंह। अब बात करते हैं चौधरी बंसीलाल की। इनका जो जन्म है वो होता है 26 अगस्त 1927 को भिवानी के गोलागढ़ गांव में इनका क्या होता है? जन्म होता है। तो इसकी बात करें जन्म की, तो 26 अगस्त 1927 को भिवानी के गोलागढ़ गांव में इनका जन्म होता है। भिवानी के गोलागढ़ में क्या क्या होता है? जन्म होता है 26 अगस्त 1927 को। और ये 3 बार क्या रह चुके हैं? केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। 1975 से लेकर 1977 तक ये हमारे रक्षा मंत्री रह चुके हैं। 1984 में परिवहन मंत्री और 1985 में क्या रह चुके हैं? रेल मंत्री रह चुके हैं। तो केंद्र में मंत्री ये रह चुके हैं। तो केंद्र में मंत्री 1975 से लेकर 77 तक ये रक्षा मंत्री रह चुके हैं। 1984 में परिवहन मंत्री, और 1985 में ये रेल मंत्री रह चुके हैं।
केंद्र में 3 बार मंत्री रह चुके हैं। अब हम बात करते हैं, कहते हैं कि कृषि में इनका बहुत ज्यादा योगदान माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, जुई नहर जो परियोजना है वो भिवानी के अंदर लाई गई थी। और जुई नहर जो परियोजना है 2008 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था, चौधरी बंसीलाल नहर के नाम से भी इसको जाना जाता है। 2008 में इसका नामकरण चेंज कर दिया गया था। और ये कहते हैं कि इन्होंने इजराइल का दौरा भी किया था और वहां से जो सिंचाई पद्धति है वो भिवानी के अंदर लाने का काम किया गया था चौधरी बंसीलाल के द्वारा। और कहते हैं कि सबसे कम उम्र के सीएम भी रहे हैं, 41 वर्ष की उम्र में क्या थे, हरियाणा के पहले कम उम्र के क्या रहे थे, सीएम रहे थे। अब एक पुस्तक है अबुल फजल की, आईने अकबरी। आईने अकबरी में क्या है, भिवानी का जिक्र मिलता है। तो अबुल फजल है, अबुल फजल की एक पुस्तक है, आईने अकबरी। आईने अकबरी में भिवानी का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। तो एसएससी के द्वारा पूछा जा सकता है, बताइए भिवानी का वर्णन निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में मिलता है। तो हमारा आंसर रहेगा आईने अकबरी, और इसका जो राइटर है अबुल फजल। भिवानी के ऐतिहासिक स्थल की बात करें तो मीठा थल जो कहां पर है, भिवानी में है, जिसकी डॉक्टर सूरजभान के द्वारा 1967 से 1968 में क्या की गई थी, खुदाई की गई थी। और यहाँ से गुप्त और कुषाण कालीन क्या मिले हैं, सिक्के भी मिले हैं। और एक और इतिहासकारी यहाँ पर स्थल है तो औरंगाबाद, जिसको प्राकृतिक नगर के नाम से भी जिसको जाना जाता था, जो युद्ध है गणराज्य की क्या हुआ करती थी, राजधानी भी हुआ करती थी। और औरंगाबाद से हमें क्या मिले हैं, एक टकसाल मिली है जिसे एक सांचे में 12 सिक्के डाले जाते थे। तो हम बात करते हैं इसके जो ऐतिहासिक स्थल है उसके बारे में, मीठा थल। मीठा थल से इसकी जो खुदाई है वो डॉक्टर सूरजभान के द्वारा करवाई गई। डॉक्टर सूरजभान के द्वारा इसकी जो खुदाई है 1970 से 68 में करवाई गई थी। और यहां से हमें क्या मिला है, गुप्त और कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं। मीठा थल से हमें क्या मिला है, गुप्त और कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं। पर ऐतिहासिक स्थल है औरंगाबाद। इसको पहले क्या कहा जाता था, परिकृतनाथ नगर भी इसको कहा जाता था। परिकृतनाथ नगर भी इसको कहा जाता था। और यहां से कहते हैं कि योद्धा कालीन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। यहां से हमें क्या मिले हैं, योद्धा कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। और यहां से हमें क्या मिली है, टकसाल भी मिली। क्या मिली है, यहाँ से एक टकसाल मिली है जिसमें सिक्के बनाने का कार्य किया जाता था। और जो योद्धा कालीन सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और योद्धा की क्या थी, राजधानी भी रही थी। तो योद्धाओं की राजधानी योद्धाओं की राजधानी भी क्या रही है, औरंगाबाद, जिसको पहले क्या कहा जाता था, परिकृतनाथ नगर भी इसको कहा जाता था। कहते हैं कि जो रोहतक का खोखरा कोट है वहां से भी योद्धा कालीन सिक्के ढालने की क्या मिली है, टकसाल मिली है। लेकिन सबसे विकसित अवस्था में जो टकसाल मिली है वो कहां से मिली है, औरंगाबाद से मिली है, जो भिवानी के अंदर है। कहते हैं कि यहाँ के जो सांचे हैं वहां जो सिक्के डाले जाते हैं जिनमें, वहां से एक बार में 15 मुद्राएं बनाई जाती थी। एक
बार में क्या बनाई जाती थी, 15 मुद्राएं बनाने का काम किया जाता था। अब बात कांग्रेस की शाखा है, सबसे पहले हरियाणा में कहाँ पर स्थापित हुई थी, अम्बाला में 1886 में। और किसके द्वारा स्थापित की गई थी, लाला मुरलीधर के द्वारा, राय बहादुर मुरलीधर के द्वारा 1886 में अम्बाला में कांग्रेस की शाखा स्थापित की गई। और लाला लाजपत राय के द्वारा 1887 में ही हिसार में कांग्रेस की एक जो शाखा है वो स्थापित की गई थी। लेकिन भिवानी की बात करें तो 1919 में पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा जो कांग्रेस की शाखा है वो भिवानी के अंदर स्थापित की गई थी। तो कांग्रेस की जो शाखा है 1919 में पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा, पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा 1919 में कांग्रेस की क्या की, एक शाखा की स्थापना की गई थी। हरियाणा में जो कांग्रेस की जो पहली शाखा है वो राय बहादुर मुरलीधर के द्वारा 1886 में, और 1887 में लाला लाजपत राय के द्वारा हिसार में, और 1919 में भिवानी में कांग्रेस की शाखा जो स्थापित की गई थी। भिवानी की जो जलवायु है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो भिवानी की जो जलवायु है वो शुष्क और अर्धमरुस्थलीय प्रकार की है। तो हम बात करते हैं इसकी जो जलवायु है, वो शुष्क एवं अर्धमरुस्थलीय प्रकार की है। शुष्क एवं अर्धमरुस्थलीय प्रकार की क्या है, भिवानी की जलवायु है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, बालू के टिब्बे पाए जाते हैं, बालू के टीले पाए जाते हैं। जो इसकी सीमा रेखा है वो झुंझुनू और चूरू से लगती है। राजस्थान के झुंझुनू और चूरू से इसकी क्या लगती है, सीमा लगती है, जिसके कारण यहाँ के पर क्या पाए जाते हैं, बालू के टीले भी पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी जो मिट्टी है उसके बारे में। तो इसकी जो मिट्टी है वो रेतीली दोमट मिट्टी है, और इसको मिट्टी के हिसाब से दो भागों में बांटा गया है, एक तो बांगड़ और एक हरियाणवी। तो इसकी जो मृदा है वो रेतीली दोमट प्रकार की मृदा है, रेतीली दोमट मृदा। और मृदा के हिसाब से भिवानी को दो भागों में बांटा गया है, एक है बांगड़ और एक है हरियाणवी। जो बांगड़ क्षेत्र है यहाँ पर जो सिंचाई की जाती है वो जूही नहर के द्वारा की जाती है। इसको भिवानी की जीवन रेखा भी कहा जाता है, जूही नहर परियोजना को। और जो यहाँ पर जो सिंचाई है वो किसके द्वारा की जाती है, पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा। पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा हरियाणवी में क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। और बांगड़ क्षेत्र में यदि बात करें तो जूही नहर के कारण यहाँ पर क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। और जो बांगड़ क्षेत्र है वो लोहारू का क्षेत्र है, और यहाँ पर जो सिंचाई है वो टपकन पद्धति और फुहारा पद्धति, टपकन और फुहारा पद्धति के कारण से यहाँ पर बांगड़ क्षेत्र में क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। और जूही नहर का नाम 2008 में चौधरी बंशीलाल नहर के नाम से भी इसका क्या किया गया था, नामकरण कर दिया गया था 2008 में। और जो हरियाणवी क्षेत्र है यहाँ पर जो सिंचाई वो किसके द्वारा की जाती है, पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा की जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो प्रमुख फसलें हैं, वह जौ, चना और बाजरा। और ये पूरे हरियाणा में प्रथम स्थान रखता है जौ, चना और बाजरा के उत्पादन में। तो पूरे हरियाणा के अंदर जो सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है जौ, चना और बाजरा का, वो कहाँ पर किया जाता है, भिवानी में किया जाता है। और कहते हैं कि यहीं पर ही क्या है,
जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसके अवशेष हैं, और यहीं से महत्वपूर्ण खनिज भी हमें प्राप्त होते हैं। जो खानक गांव है, डाटावाला की जो पहाड़ियां हैं, वहां से हमें महत्वपूर्ण खनिज प्राप्त होते हैं। जो डाटावाला गांव है या जो खानक की पहाड़ियां हैं, यहाँ से जो भवन निर्माण सामग्री बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हमें यहाँ से प्राप्त होती है। तो ये था जो भिवानी का जो भौगोलिक क्षेत्र है, जिसमें हम कृषि की बात करते हैं, जिसमें हम जलवायु की बात करते हैं और मृदा की बात करते हैं। तो ये थे इसके जो शिक्षण स्थल है उसके बारे में। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में। विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी। इसकी जो स्थापना है वो कहां पर हुई थी? चंडीगढ़ में हुई थी। 1969 में इसका जो हेडक्वार्टर है वो चंडीगढ़ में था, लेकिन 1981 में इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर लाया गया? भिवानी में। भिवानी में इसकी स्थापना की गई थी। हम बात करते हैं चिंकारा प्रजनन केंद्र की। चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरो भिवानी में। कहां पर है ये? कैरो भिवानी में है। और एक है चिड़ियाघर, मिनी चिड़ियाघर भी बोल सकते हैं इसको। हरियाणा सरकार के द्वारा जो चिड़ियाघर हैं वो हरियाणा में कितने हैं? 3 हैं। पहला है पीपली में, दूसरा है रोहतक में और तीसरा है भिवानी में। जो पीपली है वो कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो 3 चिड़ियाघर हैं पूरे हरियाणा में, और एक चिड़ियाघर जिनमें भिवानी में भी क्या है? स्थापित है।